नमस्कार। चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। अब से कुछ ही घंटों बाद हिमाचल के सियासी सूरमाओं का चुनावी भविष्य जनता ईवीएम में कैद कर देगी। जी हां, अब से कुछ घंटों बाद हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जनादेश के आज के अंक में हिमाचल की चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। साथ ही देखेंगे हम कि किस पार्टी के सूरमाओं ने चुनावी प्रचार में बहाए कितने पसीने। उधर गुजरात में भी चुनावी संग्राम आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ने लगा है। डालेंगे गुजरात की चुनावी खबरों पर भी नजर। लेकिन जनादेश में सबसे पहले बात हिमाचल की चुनावी तैयारियों की। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए कल यानी शनिवार को मतदान होगा। राज्य में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कल हो रहे मतदान के लिए कैसी हैं तैयारियां, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां अपनी कर दी हैं। मैं अगर तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं तो ये पोलिंग पार्टीज हैं जो अपने अपने मतदान केंद्रों पर निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग ने सुरक्षित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसके लिए पूरी तैयारी की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर शनिवार को मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। चुनाव आयोग की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राज्य के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और खराब मौसम की परिस्थितियों से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। दाताओं से यही अपील रहेगी कि 12 नवंबर को जो चुनाव होने हैं उसमें बड़ी संख्या में आके अपना वोट कास्ट करे और जैसे हमेशा टर्नआउट हिमाचल में अच्छा होता है उसको और बेहतर बनाए और एक पीसफुल तरह से जो है वो जैसे इलेक्शंस होते हैं हिमाचल में वो ट्रेडिशन भी मेंटेन रहे। इसमें कैंडिडेट्स का भी बड़ा रोल है और ऑफ कोर्स मतदाताओं का है और जो हमारे मतदाता हैं वो इन्फॉर्म्ड तरीके से और निर्भय और निष्पक्ष होकर अपना वोट कास्ट करें। राज्य निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रदेश में 7,881 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 7,235 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राज्य में 157 मतदान केंद्र महिला कर्मी संचालित करेंगी। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,625 मतदान केंद्र हैं, जबकि लाहौल और स्पीति जिले में सबसे कम 92 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। किन्नौर जिले के सिद्धबाड़ी मतदान केंद्र पर सर्वाधिक 1,511 मतदाता रजिस्टर हैं, जबकि सबसे कम 16 मतदाता का किन्नौर जिले के अंतर्गत पंजीकृत है। चंबा जिले के भरमौर खंड में चास्क भटौरी सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र है, जहां पहुंचने के लिए मतदान कर्मियों को 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की परेशानियों को देखते हुए जिलाधिकारियों ने कई निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा केंद्र के बाहर किड्स कॉर्नर की व्यवस्था रहेगी, जहां महिला मतदाताओं के साथ साथ आने वाले बच्चों के लिए दूध, गर्म पानी समेत अन्य सामान की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी तरह की तैयारियां जो पोलिंग स्टेशन से जुड़ी हुई हैं उनको भी कर लिया गया है। विशेष जो है कुछ पहल जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इस विधानसभा इलेक्शंस के लिए किए गए हैं कि अदरवाइज दो पोलिंग स्टेशंस होते हैं हर एसी में, जिनको विमेन पोलिंग पर्सनल जो हैं वो मैन करती हैं। ये ट्रेंड रहा है पिछले इलेक्शंस में भी और इस बार भी, लेकिन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्पेशल एक इनिशिएटिव लिया गया है कि 2 के बजाय इस बार 5 ऐसे विमेन मैन्ड पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पे ऑल विमेन टीम जो है वो पोल करवाएंगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पोलिंग ऑफिसर तक, सिक्योरिटी पर्सनल और माइक्रो ऑब्जर्वर तक सारी की सारी जो पूरी महिला टीम जो है वो 5 ऐसे पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग करवाएंगी 12 नवंबर को। इनके भी अलग से प्रशिक्षण कर दिए गए हैं। चुनाव स्वतंत्र एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है।
राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। राज्य पुलिस के 11,880 जवान, 8,381 होमगार्ड के जवान, इनके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 67 कंपनियां तैयार की गई हैं। मतदान के लिए राज्य सरकार के 31,536 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल पुलिस ने 238 उड़न दस्तों और 238 निगरानी टीमों का गठन किया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारे संवेदनशील बूथ हैं उन पे पर्याप्त जो है वो सिक्योरिटी रिपोर्ट कर गई है और कल डिप्लॉय होगी। सभी पोलिंग बूथ्स पे जो है सिक्योरिटी होगी। 272 पोलिंग बूथ पे जो है हम वेबकास्टिंग कर रहे हैं, जिससे कि हम कैमरे की मदद से भी नजर रख सके वहाँ की चुनावी प्रक्रिया पे। और 142 बूथों पे जो है वो माइक्रो पर्यवेक्षक लगे हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने में जो है वो हमारी मदद करेंगे। हिमाचल में कई दुर्गम क्षेत्र हैं जिनके मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग की विशेष नजर है। बता दें कि किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिले में कई विधानसभा क्षेत्र हिमपात से प्रभावित हैं। ऐसे मतदान केंद्रों पर चुनावी सामग्री पहुंचाने को लेकर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। आयोग के अनुसार अगर किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो आयोग के अधिकारी हेलीकॉप्टर के सहारे उन मतदान केंद्रों पर पहुंच सकेंगे। ऊना से अनुज यादव और हमीरपुर से बिक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की किस तरह से है तैयारी, जानने के लिए चलते हैं हमीरपुर, जहां हमारे संवाददाता अनुज यादव मौजूद हैं। अनुज, हिमाचल के कई इलाके बेहद दुर्गम माने जाते हैं और मौसम ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मौसम का मिजाज भी कुछ इलाकों में बिगड़ गया है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने कल कितनी बड़ी चुनौती है मतदान संपन्न कराने की? देखिए प्रखर, हर चुनाव के अंदर हिमाचल की अगर खास तौर से बात करें तो चुनाव आयोग के सामने एक ये बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि नवंबर के महीने में ही ज्यादातर चुनाव होता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो लाहौल स्पीति का इलाका है, चंबा का इलाका है या फिर केलोंग का इलाका है, वहां बर्फबारी शुरू हो जाती है। अब से मैं 2 दिन पहले की बात करूं, बुधवार को वहां पर काफी हिमपात हुआ था। ऐसे में पहले से ही निर्वाचन आयोग इसके लिए तैयार था। वहां पर 2 दिन पहले ही कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पहले ही मतदान कर्मियों को भेज दिया गया था। कुछ मतदान कर्मियों को कल शाम तक भेज दिया गया था और उसमें हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली गई थी। और पिछले अगर मैं कई दिनों की बात करूं तो निश्चित तौर पर मौसम तो खुला हुआ था, लेकिन बुधवार के हिमपात ने एक चुनौती तो पैदा की है। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहले से ही पूरी मुकम्मल तैयारी की हुई थी। तो उन इलाकों के अंदर मतदान कर्मी तो प्रखर पहुंच चुके हैं, लेकिन हां, अगर आज रात में बर्फबारी होती है या कल सुबह बर्फबारी होती है तो उसके लिए भी निर्वाचन आयोग तैयार है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को वहां पर भेज दिया गया है। बर्फबारी के दौरान अगर रास्ते बंद होंगे तो उनको तुरंत खोल दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग की भी जो अभी जानकारी मिली है उसके हिसाब से आज रात और कल सुबह बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक अच्छा मतदान प्रतिशत उन इलाकों में भी देखने को मिलेगा जो दुर्गम इलाके हैं और दूर दराज के इलाके हैं। अनुज, आप इस वक्त हमीरपुर में मौजूद हैं और हमीरपुर, जब भी हिमाचल में चुनाव होता है लोगों की नजरें हमीरपुर पर लगी रहती हैं। तो अगर जब पूरा चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया है तो हमीरपुर का जो राजनीतिक माहौल है वो क्या कह रहा है? देखिए, हमीरपुर की सबसे बड़ी एक बात यह भी रही है कि प्रेम कुमार धूमल जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं और कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये उनका गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और ना सिर्फ हमीरपुर बल्कि अगर मैं ऊना की बात करूं, बिलासपुर की बात करूं या मंडी इलाके की बात करूं तो वहां तक असर करता है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के नाते ये इलाका। लेकिन हां, यह बात जरूर है क्योंकि इस बार प्रेम कुमार धूमल चुनावी मैदान में नहीं है और उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि वो युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिमाचल के युवा राजनीति के अंदर आगे बढ़े, तो इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं निश्चित तौर पर। लेकिन पूरे इलाके के अंदर, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रेम कुमार धूमल ने धुआंधार चुनाव प्रचार इस बार किया है। लेकिन हां, यह बात जरूर है, अगर मैं पिछले 2017 के चुनाव की बात करूं तो हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 कांग्रेस के खाते में गई थी और 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इसी बात को लेकर शायद कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है या उसको ऐसा लग रहा है कि इस बार वो
भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगा सकते हैं। यह एक कांग्रेस की अपनी बात है, लेकिन दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि यहां पर इसी इलाके से जो नादौन विधानसभा है, वहां से जो कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के जो अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो यहां से नादौन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका इस इलाके के अंदर अपना एक होल्ड माना जाता है। लेकिन एक दूसरी सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए हमीरपुर में यही है कि बिला अगर मैं बात करूं जिस तरीके से सुखविंदर सिंह की बात करूं, उन्होंने जनता के बीच में अपने को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। वो जहां भी चुनाव में जाते हैं या उनके समर्थक हैं, उनको भावी मुख्यमंत्री बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूं, अगर पिछले विधानसभा सीट की बात करूं, जहां से प्रेम कुमार धूमल को पिछली बार बहुत कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था सुजानपुर विधानसभा सीट से, वहां से राजेंद्र सिंह राणा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वो अपने को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बताते हैं जब जनता के बीच में जाते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति जनता के बीच में है। और जब मैं लोगों से बात करता हूं कि भाई कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो इस उलझन को यहां के मतदाताओं को, हिमाचल की जनता को भी कहीं ना कहीं देखना पड़ रहा है कि कहीं हिमाचल के अंदर कांग्रेस का इस बार कोई उम्मीदवार ही नहीं है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह पता नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक चुनौती कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी यही है कि इन्हीं के अंदर जो अपने नेता हैं वो अपने अपने को अलग अलग इलाकों के अंदर कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, आज 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर मैं प्रखर बात करूं तो ये हिमाचल की राजनीति के अंदर कई दशकों के बाद ऐसा चुनाव है जिसमें वीरभद्र सिंह नहीं है, क्योंकि उनका निधन हो चुका है, और प्रेम कुमार धूमल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इन दो बिना नेताओं की एक हम कहें कि उनकी मौजूदगी में एक ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में जनता भी काफी सोच समझकर और निगाह बनाए हुए है कि इस बार करना क्या है, क्योंकि हम जानते हैं एक बार प्रेम कुमार धूमल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनते थे 5 साल के लिए, एक बार अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से बनते थे और मुख्य मुकाबला दोनों दलों के साथ साथ इन दोनों नेताओं के बीच में होता था। लेकिन यह पहला चुनाव होगा जिसमें दोनों नेताओं की अगर हम कहें तो पूरी तरीके से इसमें भागीदारी नहीं है। यह बात जरूर है कि प्रेम कुमार धूमल भले ही चुनाव ना लड़ रहे हो, लेकिन लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ऐसे में एक दिलचस्प मुकाबला इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में निश्चित तौर पर देखने को अभी तक मिल रहा है। हालांकि जनता किसके पक्ष में जनादेश देगी, यह देखने वाली बात होगी। जी न्यूज, बिल्कुल कल हिमाचल में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल जनादेश में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए डीडी न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हिमाचल प्रदेश चुनाव का नतीजा भले ही जो आए, लेकिन राजनीतिक दलों की लड़ाई सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं रही। इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार किया। जहां तक चुनावी रैलियों का सवाल है तो किस राजनीतिक दल ने और किस राजनेता ने सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां की हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है।
दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस में जमकर स्टार वार हुआ। दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश भर में प्रचार किया और विरोधियों को घेरा। इसमें कांग्रेस के मुकाबले भाजपा कहीं आगे रही। भाजपा नेताओं ने 249 तो कांग्रेस की ओर से 130 रैलियां हुई। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाला। इनके अलावा भाजपा के अन्य नेताओं ने 127 रैलियां हिमाचल में की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 4 रैलियों को संबोधित किया। भाजपा के स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 23 विधानसभाओं में कुल 123 जनसभाएं की। उनके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 34 रैलियां की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 20 रैलियों को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने 16 जनसभाओं को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 11, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5, नितिन गडकरी ने 3 और स्मृति ईरानी ने 9 रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस की ओर से सबसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 40 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इनके अलावा सचिन पायलट ने 15, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने 30 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। 15 साल के बाद हिमाचल में कोई ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें प्रचार के लिए राहुल गांधी नहीं आए। हालांकि उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में था। सोनिया गांधी भी 1998 से लेकर 2017 के हर चुनाव में हिमाचल प्रदेश में सक्रिय दिखी, लेकिन इस बार वह भी प्रचार के लिए नहीं आई। पार्टी के स्टार प्रचारकों ने 120 जनसभाएं की हैं। प्रियंका ने 5 रैलियां की। एक रैली सोलन में चुनाव की घोषणा से पहले हो गई थी। भूपेश बघेल प्रियंका गांधी वाड्रा की हर रैली में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभाला। इसके अलावा उन्होंने रैलियों में भी भाग लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिमला ग्रामीण के बनूटी और नालागढ़ के पंजहेरा में 2 रैलियां की। इनके अलावा सह प्रभारी संजय दत्त, गुरकीरत सिंह कोटली, तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने चुनावी जनसभाएं संबोधित की। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 67 सीट पर चुनाव लड़ा और छोटे दलों में शामिल माकपा ने 11 और भाकपा ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोलन शहर में रोड शो किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पालमपुर और घुमारवी में चुनावी सभाएं की। कांगड़ा के फतेहपुर में राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह आए। उधर प्रदेश की माकपा के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करने के लिए पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी के अतिरिक्त वृंदा करात, सुभाषनी अली पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मतदान से ठीक पहले हिमाचल में किस तरह का है राजनीतिक माहौल, जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह के पास, जो इस वक्त मंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम, चुनावी रैलियां हमने देखी हिमाचल में, ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी इसमें ताकत झोंकी। बीजेपी थोड़ी सी इस मामले में आगे रही, उसने करीब 250 बड़ी रैलियां की, जबकि कांग्रेस ने 130 रैलियां करी। लेकिन अब रैलियों का मामला थम चुका है। अब सारा दारोमदार आखिरी वक्त में कार्यकर्ताओं के कंधों पर है। तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, अलग अलग पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है जीत के दावे कर रहे हैं तो उत्साह भी उसी हिसाब से है। लेकिन जहां तक अगर जिले वाइज की अगर बात करें, जैसे कि मैं इस समय मंडी जिला में हूं, तो ये जयराम ठाकुर जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका जिला है। तो ऐसे में जो जयराम ठाकुर है तो उनके नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जयराम ठाकुर दोबारा से मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर प्रदेश के माफ कीजिएगा जो जिला है, जिले में काफी उत्साह है। लोगों को ये है कि अगर जयराम ठाकुर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं
हैं तो प्रदेश में जो जिस प्रकार का दर्जा जो है पहले रामपुर को, वीरभद्र के समय रामपुर या रोडू को मिलता था, या प्रेम कुमार धूमल के समय हमीरपुर को मिलता था, वैसा ही मंडी को वो दर्जा मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर वो उत्साह जो है वो डबल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंडी जिले में। तो यही सोचकर जो है मंडी जिले के कार्यकर्ता जो है लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रतिभा सिंह जो है वो सांसद है। बाई इलेक्शन में उन्होंने यहाँ पर जो बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो उसमें उन्होंने जीत दर्ज की थी। वीरभद्र सिंह की पत्नी है प्रतिभा सिंह, प्रदेश की अध्यक्ष है, उनके नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था और उन्होंने एक जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं पर कांटे की अगर टक्कर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है मंडी लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन जहां तक मंडी जिले की बात है, पिछली बार जो मंडी का जिला था, पिछली बार 10 में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 9 विधानसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक जो निर्दलीय उम्मीदवार है जोगिंदर नगर से वो जीता था, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में बीजेपी पर वो जो पुराना जो रिकॉर्ड है उसको रिपीट करने का दबाव है कि किस प्रकार से उसको रिपीट किया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के यहाँ पर 2 कार्यक्रम जो है चुनाव से पहले हुए हैं। हालांकि यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर सुंदरनगर में चुनावी एक जनसभा को प्रधानमंत्री ने, जो मंडी लोकसभा की चुनावी जनसभा थी, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सुंदरनगर है, वहां पर संबोधित किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम मंडी का जो जिला केंद्र है मंडी शहर, उसमें 2 कार्यक्रम हुए हैं चुनाव से पहले और एक सुंदरनगर में हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर एक बड़ा जो प्रचार जो है वो किया गया है बीजेपी की तरफ से, एक बम्पर प्रचार जो है मंडी जिले में प्रचार किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी यहाँ प्रचार के लिए आई है, प्रतिभा सिंह ने यहाँ पर प्रचार किया है, ठाकुर कौल सिंह जो है मंडी सदर की जो सीट है उसके बगल की सीट है दरंग, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक दिग्गज कांग्रेस के नेता माने जाते हैं। तो कांग्रेस जो है वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस की जो स्पीड थी वो शुरू में काफी धीमी थी, लेकिन बाद में उन्होंने जिस प्रकार से चुनावी जोर पकड़ा है तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस भी कड़ी टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है, कुल आबादी तकरीबन 55 लाख के करीब है, 27 लाख के करीब जो है महिलाएं हैं। तो ऐसे में बीजेपी का फोकस जो है वो महिला वोटर है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है इसमें तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रही है। अगर और ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी जो हिमाचल प्रदेश है, यहां पर मतदाता जो मार्जिन है, जो जीत का मार्जिन है वो तकरीबन 500 से लेकर 2-2.5 हजार के बीच एक एवरेज जो है ये जीत का मार्जिन रहता है। तो ऐसे में अगर इतने 500 से 1500 तक के वोट अगर या 2000 तक के वोट अगर आम आदमी पार्टी ले जाती है तो कहीं ना कहीं पर जीत का जो गणित है वो कहीं ना कहीं बदल सकता है। या यूं कहें कि 1 से 2% तक का अगर वोट अगर ले जाने में अगर आम आदमी पार्टी कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं पर हिमाचल प्रदेश के चुनावी समीकरण जो है वो बदल सकते हैं, किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं, किसी के भी समीकरणों को खराब कर सकते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो चुनाव प्रचार रहा है, उनका चुनाव प्रचार भी कोई बहुत बड़ी रैलियां नहीं की गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोलन में एक रोड शो किया, 2 कार्यक्रम मनीष सिसोदिया के हुए हैं, लेकिन उनका जो कैंपेन रहा है वो डोर टू डोर कैंपेन रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन निर्णय क्या होगा वो तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। जी विक्रम, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे हिमाचल से रुख करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार रात कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की। 46 प्रत्याशियों वाली सूची में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ललित कगथरा के अलावा कई अन्य ऐसे विधायकों के नाम भी हैं जिनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रवेश धनानी को अमरेली से फिर से मैदान में उतारा है। कांग्रेस की 2 सूचियों में अब तक 89 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। 46 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई दूसरी सूची में पार्टी ने 21 मौजूदा विधायकों को दोबारा से मैदान में उतारा है। कांग्रेस की सूची में पार्टी के कई दिग्गज नाम हैं। इनमें कार्यकारी अध्यक्ष वीरजी ठुम्मर को लाठी से, अम्बरीश डेर को राजूला से, सावर कुंडाल से प्रताप सिंह दुधात, खंबालिया सीट्स पर विक्रम माडम, जूनागढ़ में भीखाभाई जोशी, धोराजी से
ललित वसोया ऊना से पूंजाजी वंश को टिकट मिला है। कांग्रेस ने कच्छ की अब्डासा सीट पर मोहम्मद भाई जंग जाट, बंकानेर से मोहम्मद जावेद पीरजादा और सूरत पूर्व से असलम साइकिल वाला को टिकट दिया है। बीटीपी के संस्थापक छोटू बसावा और उनके पुत्र और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश बसावा की सीट झगड़िया व डेडियापाड़ा से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिससे बीटीपी और कांग्रेस के गठबंधन की उम्मीद करीब करीब खत्म हो गई है। 2017 के राज्य चुनावों में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, लेकिन कई विधायकों के दल बदल के बाद विधानसभा में उसकी मौजूदा ताकत घटकर 59 रह गई है। टिकट नहीं मिलने से नाराज गुजरात के खेड़ा जिले के मातर सीट के वर्तमान विधायक केसरी सिंह सोलंकी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ट्विटर पर जानकारी दी कि केसरी सिंह सोलंकी, जिन्होंने मातर सीट से 2 बार चुनाव जीता, अब वह आप में शामिल हो गए हैं। इटालिया के इस ट्वीट में एक तस्वीर भी है। इसमें इटालिया को सोलंकी का स्वागत करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि बीजेपी ने गुरुवार को राज्य चुनावों के लिए 160 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है और कल्पेश परमार को मातर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मातर सीट से सोलंकी 2014 और 2017 में चुनाव जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही इस सीट पर महिपत सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार हो रहे त्रिकोणीय मुकाबले में कुछ और पार्टियां भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने लगी हैं। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। पार्टी ने उपलेटा से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बाकी के 7 उम्मीदवार भी शीघ्र घोषित करने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने जिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उनमें अबडासा से जगदीश जोशी, मांडवी से कटुआ चंचलबेन, भुज से नोडे कासम भाई, गांधीधाम से वाडिया लालजी भाई, जेतपुर से राजू भाई सरवैया, द्वारका से हमीर डेर, भावनगर ग्रामीण से गरियाधर गुणवंत भाई, सूरत पूर्व से चश्मा वाला मसूर अहमद, उधना से सोहेल भाई, वलसाड़ से कमलेश योगी, राधनपुर से भूरा रावल, बेजलपुर से जगदीश मर्चेंट और अमराईवाड़ी से विश्वकर्मा के नाम की घोषणा की गई है। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी ने 4 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे चुनाव से जुड़ी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।